गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लासों में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के विषय में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का नाम अग्रणी है। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है। कुछ विद्वान उनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी बताते हैं। कौटिल्य के काल के समय में मतैक्य नहीं है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 ईसा पूर्व माना गया है। B.A. सोलेटोर ने कौटिल्य के काल को 400 से 300 ईसा पूर्व माना है। कौटिल्य के जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन और फिर अध्यापन कार्य किया। चंद्रगुप्त उसका शिष्य था, जो बाद में कौटिल्य की सहायता से मगध का शासक बना और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। विद्यार्थियों, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है, एक कथा प्रचलित है जो हमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश का जो शासक था अंतिम महानंद, एक बार उसने शाही भोज का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े जो पुरोहित थे उनको आमंत्रित किया गया। उसका एक मंत्री था सटकार, जो उससे चिढ़ता था और उससे बदला लेना चाहता था। तो उसने कौटिल्य को, जो कि दिखने में कुरूप थे, बिना राजा की परमिशन के उस भोज में आमंत्रित किया। न केवल आमंत्रित किया बल्कि उनको प्रधान पुरोहित की सीट पे बैठा दिया। जब राजा दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा पंडित मुख्य पुरोहित की सीट पर बैठा हुआ है, तो बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने ये कहा, राजा ने ये कहा कि ये चांडाल कौन है। इतना सुनकर कौटिल्य को बहुत गुस्सा आया। उसे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी शिखा खोल ली और उसने ये वादा किया कि मैं जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए शासक के रूप में तैयार किया और नंद वंश के विरुद्ध एक सेना तैयार करके नंद वंश के जो शासक थे अंतिम, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उसके प्रधानमंत्री वो बने। तो ये कहानी उसके पीछे प्रचलित है कि उसने उस नंद वंश का विनाश करने में कौटिल्य का हाथ था। कौटिल्य के चिंतन को उस समय भारत पर सिकंदर के आक्रमण ने प्रभावित किया और कौटिल्य ने यह माना कि बाह्य आक्रमण से अगर राज्य की सुरक्षा करनी है तो राजा और राज्य का शक्तिशाली होना आवश्यक है। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ या रचना है या उनकी किताब है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीतिशास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वर्तमान इकोनॉमिक्स से भिन्न है। इसकी विषय वस्तु में व्यक्ति के लौकिक आचरण व उसकी उन्नति के संदर्भ अनिवार्य रूप से सम्मिलित है। मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण या अध्याय है, जिनमें विभिन्न विषयों का विवेचन किया गया है। इनमें प्रमुख है राज्यों से संबंधित समस्याएं, ज्ञान की शाखाएं, राज्य के प्रशासनिक विभाग, राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली, राज्य कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकार व कर्तव्य, राज्य की 7 प्रकृतियां, युद्ध के नियम, सेना, राज्य के बचाव की सामान्य नीति और तात्कालीन उपाय, युद्ध नीति, आपातकाल स्थिति में शत्रु के नाश, विजेता
राष्ट्र द्वारा विजित राष्ट्र के प्रति किया गया व्यवहार, विशिष्ट परिस्थिति में राज्य द्वारा बचाव के उपाय, शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्र आदि का प्रयोग। इस प्रकार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है अर्थात कौटिल्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें राज्य व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया गया है और उसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। अब है कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। हमने मनु में पढ़ा था कि मनु ये कहता है कि राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देता है और ये कहता है कि राज्य का निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ। अब कौटिल्य इस संदर्भ में क्या कहता है हमें देखना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का संकेत दिया है। अर्थात देवताओं ने राज्य का निर्माण नहीं किया बल्कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। अर्थशास्त्र के वर्णन के अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर युद्ध और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर, मनु अर्थात जो वरिष्ठ, जो प्रथम पिता माना जाता है मनु को, तो सबसे सीनियर जो व्यक्ति था या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उस टाइम मनु ही था। तो मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद धारण करने तथा संप्रभुता शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में वह शासक के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी तथा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय का कुछ भाग और अर्जित संसाधनों में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी। मतलब राजा शासक का दायित्व संभालेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे, शासन संचालन करेंगे और उसके बदले में प्रजा क्या देगी, उनको टैक्स देगी, कर देगी और अपने संसाधनों का कुछ भाग देगी ताकि उसे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध हो सके। इस प्रकार कौटिल्य के सिद्धांत में दो बातें निहित है। पहली, राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। नंबर 2, लोगों ने राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। अर्थात राज्य किसी देवीय शक्ति का वरदान नहीं है बल्कि मनुष्य के प्रयत्नों से राज्य का निर्माण हुआ है। और दूसरी ये कि मनुष्य ने जो राज्य की जो बाध्यकारी शक्ति है वो अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार की है। लोगों द्वारा इस बाध्यकारी नियंत्रण को स्वीकार कर लेने तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत की बात कही है और राज्य जनता और राजा के बीच एक समझौते का परिणाम है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।